आज हम लोग का फिर से टारगेट है 3 मेंस के क्वेश्चन, और हम लोग बेसिकली एक हिस्ट्री का ले लेंगे, ठीक है, सोसाइटी का ले लेंगे, और एक ज्योग्राफी का। एक हिस्ट्री, एक सोसाइटी और एक ज्योग्राफी। आज हम लोग का ये टारगेट है, और हम लोग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चरिंग करेंगे और पॉइंट्स बताएंगे तुरंत के तुरंत। ठीक है, हाँ 3 मिनट सोचने का समय मिलेगा। वही जो तो आप लोग वीडियो उतने देर पॉज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट, और बता देना कौन से ईयर का क्वेश्चन है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। 2021। ठीक है, 2021 का क्या है प्रश्न? प्रथम प्रश्न पेपर 1 में एक हिस्ट्री, एक सोसाइटी, एक ज्योग्राफी। कोई भी जो क्वेश्चन मन करे। ठीक है, तो भारत के उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, ये हो चुका है। हाँ नहीं हुआ। तो ये कर लेते हैं, भारत के उपमहाद्वीप। पहला क्वेश्चन तुरंत कर लो, भारत तो एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? तो एक कितने वर्ड्स में? 150। ठीक है, तो प्रश्न है व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। Why is India considered as a subcontinent? ठीक है। Elaborate your answer. एलेबोरेट योर आंसर। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट का समय है। डिस्कशन किया जाए, चलिए बताइए, पहले कौन बताएगा? हम बताएं। हम भूमिका में ये सोचे हैं, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी से जुड़े हैं। ठीक, क्या मतलब क्या? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी के फलस्वरूप इंडो-एशियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय के निर्माण से भारतीय उपमहाद्वीप का सीमांकन हुआ, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, तो बता दिए कि भौगोलिक क्या दायरा है उपमहाद्वीप का। फिर उपमहाद्वीप क्यों है, तो इसकी जलवायु विस्तृत है, इसके विभिन्न उच्चावच हैं, भौगोलिक विशेषताएं इसकी बहुत अलग है। इसके कारण इसमें रहन सहन खान पान में बहुत ज्यादा विविधताएं आई। भाषा, तीज त्योहार, धर्म, विभिन्न नस्ल के लोग, ऑस्ट्रेलियन से लेकर के यूरेशियन और ये लेकर के ये सारे ऐसे थे। ठीक। इंट्रो आप क्या बनाएंगे? हम ये बताएंगे उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे हम इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। हालांकि हमको एग्जैक्ट मतलब वर्डिंग्स नहीं आ रही थी, लेकिन हम मतलब ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो महाद्वीपीय सीमांकन से घिरा हो, जो महाद्वीपीय या जिसमें महाद्वीपों की विशेषता पाई जाती हो परंतु पूर्ण रूप से महाद्वीप न हो, तो इसे उपमहाद्वीप कहेंगे। भारतीय, हम इसको निष्कर्ष में डाल दें। हम ये बताएं उपमहाद्वीप किसे हम बताएंगे भारतीय जो क्या कहते हैं, जो भारत है या भारत एवं इसके आसपास का क्षेत्र निम्न कारणों से उपमहाद्वीप कहे जाने योग्य है। तो जो तुम चाहिए बता बस उसी को हम ऐसे लिख दें भौगोलिक रूप से। तो भौगोलिक रूप से पहला पॉइंट बताएं अलग निर्माण चरण, वही इंडोनेशियन प्लेट और उससे टकराई, तो पहला ये बताएंगे। फिर भौगोलिक रूप में दूसरा, पहले तो अलग निर्माण चरण की यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ, जैसे सीमांकन हुआ, ये बताएंगे। फिर ये इसमें दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि विविधता भी बहुत है। तो एक बेसिकली उपमहाद्वीप यही होता है कि एकता वाला तत्व भी है और महाद्वीपी विविधता भी है। 8 भाषा है। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं इंट्रो में कि भारत में भौगोलिक रूप से स्पष्ट सीमांकन देखने को मिलता है, जिसमें उत्तर एवं उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय एवं 3 तरफ से समुद्री कैनाल जो पाई जाती है, जो भौगोलिक एक रूपता का परिचायक है। ठीक है, जिसमें इसके साथ ही यहाँ उपमहाद्वीप के निम्न तत्व पाए जाते हैं, जो इसको उपमहाद्वीप के संदर्भ में संदर्भित करते हैं। डाउट है, अगर हम भारत को अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट मानेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, हाँ भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट, वही भौगोलिक है कि जैसे उत्तर में स्पष्ट वो है जिसमें कोई भी गतिविधि बना के दिखा सकते हैं, जिसमें कोई भी गतिविधि का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। जैसे अगर भूकंप आ रहा है तो सभी जगह उसका प्रभाव पड़ रहा है, सुनामी आ रहा है तो उधर सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसे डाल सकते हैं भौगोलिक रूप से इसमें निम्न क्या नाम से विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, समुद्र, मरुस्थल और विशाल मैदान पाए जाते हैं, जो जिससे यह भौगोलिक क्या नाम से विविधता से संपूर्ण है, ठीक है ना। जो एक महाद्वीपीय की विशेषताएं हैं या उपमहाद्वीप की विशेषताएं हैं। दूसरा सांस्कृतिक रूप से देंगे, उसमें लिख देंगे भाषाई विविधता। इसमें इंडो आर्यन, धर्म, संप्रदाय सब, इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, बर्मियन, चारों प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले हैं, जिसमें वो भाषाएं कम से कम 15 हैं, 1500 के अराउंड में बोली जाती हैं, जो कि क्या नाम से एक महाद्वीप में बोली जाने वाली विविधता को परिलक्षित करता है, ठीक है। उसके बाद फिर सांस्कृतिक में निर्जातीय बहुलता, धार्मिक बहुलता, उसके बाद सांस्कृतिक पक्षों में
खान पान, नृत्य, पहनावा। नहीं, इसको उदाहरण से बता देखो सकते हैं। टू द पॉइंट की बात किया जाए ना, जैसे डिस्कशन ना किया जाए, सीधे सीधे पॉइंट्स बताए। हाँ, ये तो जैसे सांस्कृतिक वाले में एक तो ये होगा कि बहुत सारी विविधता है, फिर दूसरा हो गया कृषि पूरे भारत में विविध रूप से की जाती है, परंतु मतलब कृषिगत विविधता बहुत ज्यादा है, परंतु 3 मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ये पूरे भारत में होती है, पूरे भारतीय क्षेत्र में होती है। तो ये बात मतलब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, मतलब ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम विविधता बताएं पहले, कि डाइवर्सिटी है जो कि एक उपमहाद्वीप में दिखती है, परंतु इस डाइवर्सिटी में यूनिटी का भी तत्व है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब एक चीज ऐसी है जो एकत्रित कर दे रही है। तो मानसूनी वर्षा आधारित कृषि होती है संपूर्ण भारत में। फिर सांस्कृतिक वाले में बताइए, इतनी विविधता है जितनी यूरोप में है, धर्म जाति की इतनी विविधता जितनी यूरोप में भी नहीं है, परंतु क्या है, संपूर्ण भारत गंगी जमुनी तर्री होता है, संपूर्ण भारत में आप कह सकते हैं कि हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर ये पूरे भारत में दिखता है। तो ये हो गया। फिर ऐतिहासिक रूप से हम बताएं, सिंधु नदी के दक्षिण का क्षेत्र माना जाता था हिंदुस्तान, और मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल और बाद में अंग्रेजों द्वारा पूरे महाद्वीप का एकीकरण किया गया, जो कि ऐतिहासिक रूप से भी इसका परिचायक है, ठीक है, उपमहाद्वीपीयता दर्शाता है। इसमें हम एक पॉइंट और लिख रहे थे, राजनीतिक रूप से, लेकिन पता नहीं यार कुछ कंफ्यूज हो गए तो वो छोड़ दिए, तो राजनीतिक वाला पॉइंट नहीं लिखे हैं, लेकिन मतलब ये कुछ पॉइंट्स जो है, ठीक है। तो भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक। प्राकृतिक में क्या? अच्छा, मानसूनी वर्षा, कृषि, मतलब कृषि में विविधता है, लेकिन तीन फसली कृषि पूरे भारत में होती है, और मानसूनी वर्षा पूरे भारत में, मतलब इसको एक रूपता में क्या कहते हैं, एक रूपता का प्रतिनिधित्व करती है। मानसूनी वर्षा पूरे भारत में एक रूपता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। फिर कंक्लूजन ये लिखे, विविधता में एकता, भारतीयता की पहचान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, डाल दी कंक्लूजन में। आप लोग क्या बताएं? ठीक है, बस उसी को कंक्लूड कर देते हैं उसमें पॉइंट में, कि जैसे इंट्रो अब इसी तरह मैप जरूर बनाना है। हाँ, मैप बनाना है, और मैप में फिर पर्वत और इधर समुद्र, या तो हम लोग ये दिखा सकते हैं 6 जो भौगोलिक आयाम होते हैं, 6, जैसे पश्चिमी घाट मैप में। हाँ, मैप में तो भौगोलिक के साथ सांस्कृतिक को भी दिखाना रहेगा ना। आप ये भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल आप ये भी दिखा, लेकिन कितना मैप बनाएंगे? तो एक तो से 2 मैप ही मैप बनाएंगे। में भौगोलिक दिखा देंगे, बाकी डिटेल में हो जाएगा। और ठीक है, जलवायु प्रदेश दिखा सकते हैं उसमें अपने। हाँ, जलवायु प्रदेश दिखा देते हैं, मृदा में भी कुछ भी एक चीज, मतलब एक चीज, कुछ भी एक चीज, कोई भी एक चीज, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन की यही डिमांड है ना, फॉर डिस्टिंक्ट लैंडमास जियोग्राफिकली कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम लार्जर कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये डिफिनीशन है। तो भाई इंट्रोडक्शन देखिए, बेहतर होगा, क्योंकि उपमहाद्वीप इस प्रकार की चीज है कि बेहतर है कि हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में समझा दें कि उपमहाद्वीप क्या होता है। तो क्या लिखा है, उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, एक बार डिफिनीशन देख लेते हैं। जो क्या नाम से बृहत लैंडमास से कल्चरली और जियोग्राफिकली सेपरेट होता है, सेपरेट हो, एक बड़े महाद्वीप, मतलब जैसे इंडिया है यूरेशिया से अलग है एक प्रकार से, ठीक है, बड़े महाद्वीप से कल्चरली, और बिल्कुल अब बता देंगे फिजिकल फीचर, जियोग्राफिकल बाउंड्री, कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर तो हम लोग हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, पॉपुलेशन साइज, हाँ पॉपुलेशन साइज में बता सकते थे कि बहुत ज्यादा है। एक ये छोड़ दिए थे हम लोग, पॉलिटिकल डिवीजन। चलो अब हिस्ट्री का क्वेश्चन बताते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन 2 पॉइंट हम लोग छोड़ रहे थे। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी नहीं, ये बताए थे। अच्छा, हाँ, ये बताए थे भाई, सेवरल डायनेस्टी को नहीं बताए थे, गुप्त, मौर्य बताए थे, ये नहीं छूटे थे। पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल हम कह रहे थे ना, एक पॉलिटिकल पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो दिखा देना था कि बांग्लादेश है। अच्छा, ठीक, बांग्लादेश है ये वो, तो पॉलिटिकल डिवीजन भी है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट है, तो पॉलिटिकल डिवीजन भी दिखा सकते हैं। एक पॉइंट यही छूट रहा था, पॉलिटिकल डिवीजन, बाकी हमने लगभग सारे पॉइंट्स, बल्कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने कवर किए थे, मॉडल आंसर में दिए, तो हम लोग का बढ़िया आंसर था। बेहतर होता कि हम लोग इंट्रोडक्शन में उपमहाद्वीप समझाते। देखो ये बात समझना, इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट बता दोगे कि भारत इस तरह से बना, क्वेश्चन भारत के नहीं है, क्वेश्चन है भारत उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप पे बताएं क्या लिखे हैं। सब कॉन्टिनेंट में क्या है, द टर्म सब कॉन्टिनेंट इज यूज्ड टू रिफर ए लार्ज एंड डिस्टिंक्ट लैंडमास दैट इज जियोग्राफिकली और कल्चरली सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर कंटिनेंट इट बिलोंग टू। देखो पूछा भले कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, लेकिन हम इस भारत का संदर्भ प्राचीन भारत से लिए हैं, लेकिन भारत का निर्माण इंट्रोडक्शन में नहीं बताना चाहिए था। बेहतर होता कि उपमहाद्वीप समझा देते, ताकि कंक्लूड, मतलब मेन बॉडी में वही एक्सप्लेन करो कि भारत क्यों उपमहाद्वीप है। तो बेहतर, हमको उपमहाद्वीप की हालांकि बढ़िया डिफिनीशन नहीं आ रही थी, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में उपमहाद्वीप ही समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नरम पंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया, टिप्पणी कीजिए।
To what extent did the role of the moderate prepare a base for the wider freedom movement? किस सीमा तक? व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। ठीक है, हो गया। तो पहले कौन बताएगा? हम बताएं? तो हमने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन में ये लिखा कि कौन सा चरण नरमपंथी चरण है। तो हम बताएं कि कांग्रेस के बनने के बाद 1885 से 1905 तक का चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नरमपंथी चरण माना जाता है, जिसमें प्रमुख मतलब नेता बता दिए एक दो, जैसे दादा भाई नेहरूजी, एक दो लोग और, मतलब ये प्रमुख, हाँ, ये लोग प्रमुख इसके मतलब नेता थे। फिर इसको बता दिए कि इनका मतलब मुख्यतः क्या होता था, प्रार्थना, क्या कहते हैं वो, उसको बोलते हैं लोग 3P, संवैधानिक तरीके से मांगा। हाँ, उन्होंने विनय और वो क्या नाम से संवैधानिक नियमों का, जो भी है इनकी प्रमुख। फिर हम बताते हैं कि फिर एक हेडिंग डाल दिए, अगला मेन बॉडी में पहली हेडिंग डाले हैं, स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार करने में इनकी भूमिका। तो पहला पॉइंट बना कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण किया, पूरा नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। फिर दूसरा बताएं, भारतीयों में राजनीतिक क्षमता का निर्माण किया, खासतौर पे कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे बैठते हैं, विदेशों में मांग रखी ये। फिर बताएं शासन के तरीके सीखे, शासन के तरीकों में बहुत सारे संवैधानिक सुधारों की मांग की। फिर बताएं बहुत सारी प्रमुख मांगे इन्होंने उठाई, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड, फिर क्या कहते हैं नमक कर उन्मूलन से रिलेटेड। तो ये बताएं कि कुछ इन्होंने प्रमुख मांगे उठाई जो भारतीय को प्रभावित करती थी। फिर बताएं कि आंदोलन निरंतर बनाए रखा, अंग्रेजों के साथ कभी सहयोग तो कभी बहस करने के माध्यम से निरंतरता, मतलब इनका क्रूरता से दमन नहीं हुआ। फिर बताएं प्रेस के माध्यम से आलोचना की, खासतौर पर दादा भाई नौरोजी का वो जो बता दिए, आरसी रमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन का जो थ्योरी दिया गया, ठीक है, वो बता दिए। फिर बताएं कि इन्होंने संवैधानिक सुधार उत्पन्न किए। फिर बताएं कि बहुत सीमाएं भी थी, आंदोलन की इनकी सीमाएं भी थी, व्यापक जनाधार नहीं था, अंग्रेजों द्वारा मांगे मूलतः मानी नहीं जाती थी, ठीक है, और मूलतः प्रार्थना पत्र के माध्यम, पत्र, प्रार्थना और क्या कहते हैं उसको, एक प से और कुछ बोलते हैं, जो रोता रहता है व्यक्ति, उसके माध्यम से ये मांगे रखते थे। हाशियाकृत वर्गों को नहीं जोड़ सके, किसानों, आदिवासियों, हाँ, मध्यम वर्गीय ही माना जाता है इनको मूलतः। और क्या कहते हैं भारतीयों, मतलब ये क्या कहते हैं भारतीयों में व्यापक जनाधार इनका नहीं था। फिर बता दें कंक्लूजन कि इनकी इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए गर्मपंथी चरण, जिसमें स्वशासन की मांगे रखी गई, ठीक है, और स्वशासन की मांगे तथा लाल बाल प्रमुख आए, तथा इसके बाद इन दोनों विशेषताओं, गर्मपंथी नरमपंथी की विशेषताओं को जोड़ते हुए गांधी जी ने दोनों को साथ लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने मतलब निष्कर्ष तक पहुंचाया। ये कंक्लूजन है। अब आप कौन सा पॉइंट ऐड किया आप लोगों को बता दिया, क्या अलग है? प्रेशर वॉल वाला थ्योरी जोड़ दिया। हाँ, बेसिकली ये हमको कीवर्ड यही यूज करना था, प्रेशर वॉल। मेरे जब इंट्रोडक्शन लिख रहे थे तो वही था, जब हम बोले ना आंदोलन बनाए रखा, यहाँ पे प्रेशर वॉल ही यूज करना था। प्रेशर वॉल एक बहुत बढ़िया, समाज सुधार, समाज सुधार एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा इसमें बताया है कि विदेशम पहुंचो, तुम बताए हो, समाज सुधार की वैचारिकी के तौर पे आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, सामाजिक सुधार आंदोलन वैचारिकी के तौर पे, मतलब स्टार्टिंग फेज में अपनी मांगे रखी, हम ऐसे लिखे। अच्छा, ये बता दिए हम, हालांकि प्रमुख मांगे संवैधानिक तरीके से मांग 10 में से एक, मतलब आग बुझेंगे नहीं थी इस टाइप का। हाँ, आंदोलन बनाए रखा निरंतर, शुरुआत तो कुछ हुआ, फिर शोध पत्र, जनमत तैयार, पर्चे बांटे, ये सब तो प्रेस वाली स्वतंत्रता में तुम बता हो गया। हाँ, वो भी हो गया। शिक्षा प्रसार और सीमा में हम बताए थे उच्च वर्ग के थे, तो व्यापक जनाधार नहीं था, उच्च वर्ग थे, हम भी हालांकि ये बताएं व्यापक जनाधार, उच्च वर्ग के थे। और बस वही अंग्रेजों द्वारा मांग, बाकी तो पॉइंट बताएं आप, कुछ ऐड किए हैं। इसमें जो इंट्रोडक्शन था वो तो सेम था, हाँ। कि उदारवादी काल या नरमपंथी काल, प्रारंभिक काल 1885 से लेकर 1905 तक के स्वतंत्रता संग्राम के 1885 से दिखाया जाए कि नहीं, 1885 दिखाएंगे तो फिर आरसी तक और ये सब छूट जाएंगे। नहीं तो 1885 असल में ये लोग बाद में भी ऐसा थोड़ा ना तो हम इसको लिखें 18वीं शताब्दी से लेकर 1905 तक के चरणों क्या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लिख सकते हैं। जो उदारवादी मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस वो है मूवमेंट, वो असल में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के बनने के बाद, नरमपंथी चरण, नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब, देखो हम जो स्पेक्ट्रम में पढ़े हैं,
तो राष्ट्रीय 1885 कांग्रेस के बनने के बाद माना जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का नरमपंथी चरण ठीक है है। ना? उसके पहले का चरण एकजुट नहीं था ना, कोई अलग-अलग था, आंदोलन राष्ट्रीय था ही आंदोलन नहीं, था, ठीक है? आंदोलन ही नहीं था। तो या तो उत्तरार्ध लिख सकते हैं या 1885 दोनों में से Exact कोई भी लिख बता सकते हैं। सकते हैं। 1905 तक के समय को नरमपंथी काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो जो लीडर थे उनका नाम हम लोग डाल देंगे। फिर गोखले कैसे- थे, दादाभाई गोखले, थे और कौन थे? दादाभाई व्योमेश थे, चंद्र बनर्जी। ठीक है ना? व्योमेश चंद्र नाम बनर्जी। नहीं याद आ रहा था। अरे ये बता रहे हैं कि ये जो पहले आरसी अध्यक्ष दत्त। कांग्रेस के पहले थे ये यूएमएस डब्ल्यूसी बनर्जी ना, बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वही तो बता रहे हैं। डब्ल्यूसी बनर्जी अच्छा, वही तो बोले वही तो व्योमेश बोले हैं, चंद्र। यूएमएस का पूरा नाम अच्छा, बोल सबसे दिया। बड़ी बात है ना, लिखते लिखते भूल जाते ठीक है, हैं। अब इसमें बेसिकली बेसिकली इसमें और बोल सकते हैं कि इसने न केवल पुरुष नेतृत्व को उभारा बल्कि महिला नेतृत्व महिला, ये एक पॉइंट ये भी महिला है। नेतृत्व। हाँ, सामाजिक आधार में महिलाओं को भी नेतृत्व दिया। अब इसमें जैसे जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो हाँ। सारे पॉइंट है इनके योगदान क्या थे, जो आपने बताया राजनीतिक चेतना, जन भागीदारी, हाँ। राजनीतिक सुधार, सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण, अरे एक ये संरचना, ठीक है ना? बहुत महत्वपूर्ण लेकिन जो सुधार है। मेन क्या है, हाँ। कैसे इसने व्यापक स्वतंत्रता का आधार तैयार किया, ये बताना। हाँ। तो जैसे हम लोग ये लिख रहे हैं कि जन भागीदारी को सुनिश्चित सिविल किया, सर्विस तो इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने आगे के आंदोलनों में, जैसे अच्छा, राष्ट्रीय आपने भारत ये छोड़ो, जोड़ दिया है। हाँ ये ऐसे हाँ, किया, बहुत ठीक है ना? बढ़िया। उसका जो राजनीतिक सुधार थी, उसकी डिमांड 1892 में जो किया गया था प्रश्न पूछने का, उसकी निरंतरता को कायम रखा 1909 में, फिर भारतीयकरण करने का 1919 में, ठीक है? उसके बाद 1935 में देखा गया, जिसमें अधिक से अधिक क्या नाम से राजनीतिक सुधार या अधिकार प्रदान किए गए। हालांकि आपकी बात में दम है, हाँ। लेकिन दोनों तरीके से आंसर वही है। असल में क्या है, हाँ, हम वही लोग दे सकते हैं। अगर बेस पहले पहले भी बता दे रहे, दें। इन्होंने ये बेस बना दिया है। मैं वही लिखा हाँ। हूँ कि संवैधानिक तरीके से मांग किया, 10 मांग बिल्कुल, मांगते थे भाई, बजट पे मतदान करने का मांग मांगा तो कम से कम बजट पे चर्चा करने की मांग मतलब वो मिल गई। क्योंकि हम लोग को बेस ही तो बताना था, कैसे बेस तैयार किया, तो बाकी हमने जो बता दिया कमी इसी बताया, तरह से। ऑलमोस्ट कमी वही थी, बस इंट्रो थोड़ा कंक्लूजन अलग था। सीरियस था था। यद्यपि इसका इसमें क्या कुछ होगा? वही निष्कर्ष, यद्यपि इसमें कुछ कमियां थी, किंतु ऐसे समय में जब क्या नाम से राजनीतिक रूप से शैशवावस्था थी हाँ। या ब्रिटिश वो दमन चरम पर था, ऐसे काल में एक राजनीतिक एकीकृत राजनीतिक क्या नाम से आंदोलन शुरू करना ही अपने आप में एक बहुत और बड़ी वैक्यूम भूमिका नहीं थी, बनने दिया, जिसका निर्वात नहीं प्रयोग बनने क्या नाम दिया। से आगे के स्वतंत्रता गांधी आंदोलनों में देखा गया, और भारतीय स्वतंत्रता क्या नाम से की परिणति में के रूप में इसके लक्ष्य की प्राप्ति, अभी ठीक है? विश्व उसका कर लिया जाए। विश्व- एक सोसाइटी का दे लो। सोसाइटी का कर लेते हैं। सोसाइटी दोनों क्वेश्चन को- कभी नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, बड़ा लोड होता है। पेपर 1 में सबसे ज्यादा विश्व दिक्कत का नहीं किया जाए, विश्व युद्ध वाला। कर लो दोनों जो विश्व- आ जाए कर लो। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। There arose a serious challenges to the democratic state system between the two world war. Evaluate the statement. लोकतांत्रिक बता रहे फिर से। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। इस कथन का कितना मूल्यांकन शब्द में? कीजिए। 250 क्वेश्चन कम आता है। ठीक, बताओ भाई। अब सबसे पहले हम लोग अब आप बता दीजिए इंट्रोडक्शन। दोनों विश्व युद्धों के बीच में हम लोग दोनों विश्व युद्धों के मतलब बीच 1914 से 18 39 से 45 की कोई और- नहीं, दो विश्व युद्ध ना, वही 19 से लेकर उसके फिर 45 के बीच में बीच में, ठीक है ना? बेसिकली यही कह रहा है कि के बीच में जो भी 14 से 45 के बीच में क्या क्या हुआ लोकतंत्र के तो लिख विरुद्ध। देंगे क्या, ऐसे लिख देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बीच अस्थिर वैश्विक राजनीति व्यवस्था देखी गई, जिसमें घटित घटनाएं लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के प्रतिकूल या विपरीत थी, ठीक है ना? अब कैसे कैसे राजनीतिक विचारधाराओं का उदय, नाजीवाद, फासीवाद, ठीक है ना? ठीक। तो उसमें लिख हम देंगे ये यह लिखेंगे। सर्वेश्वरवादी विचारधारा थी, जिसमें एक व्यक्ति एक पार्टी एक देश की अवधारणा को दिया, जिसमें नाजीवाद में, ठीक है ना? एक व्यक्ति एक पार्टी की अवधारणा फासीवाद पर आधारित थी, ठीक है ना? तो दोनों विचारधारा कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, हाँ। ठीक है? इसमें जिसका- क्रूर शासन, ठीक है, विरोधियों का जिसका दमन, व्यापक प्रभाव ये सब देखा गया। और जो एक्सिस बना उसमें विभिन्न देश शामिल हुए, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत था, ठीक है? एक ये वो कर देंगे, उसको दूसरा चीज- एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, एक वो कर क्योंकि 250 वर्ड्स में है ना। फिर ठीक ठीक। फंडामेंटल मूल अधिकारों का क्या नाम से अधिकार विहीनता, इसको कैसे वो कर देंगे कि यूएसएसआर में
में एक यूएसएसआर का हम लोग एग्जांपल दे देंगे, उसमें क्या नाम से वो जो फंडामेंटल राइट है उनमें वायलेशन देखा गया। फिर आपके नाजीवाद फासीवाद जर्मनी इटली में भी व्यापक स्तर पर देखा गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो विश्व व्यवस्था थी वो नियम आधारित नहीं थी। क्यों? क्योंकि विभिन्न कूटनीतिक संधियां हुई, क्या नाम से 1934 में आपका इंग्लैंड जो पोलैंड के साथ भी कर रहा है, इंग्लैंड फिर जर्मनी के साथ भी कर रहा है। तो एक तरह से कोई वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था नहीं थी जो लोकतांत्रिक विश्व के लिए या राज प्रणाली के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो ठीक है ना। उसके बाद फिर ये निर्जातीयता और श्रेष्ठता पर आधारित विचारधारा थी, जिसमें यहूदियों को या निर्जातीय भाषाई आधार पर वो आइसोलेशन किया गया या उनको प्रताड़ित किया गया, शोषण किया गया, ठीक है। तो उपयुक्त आधार पर उपयुक्त घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत थी। अतः लोकतांत्रिक राज प्रणाली के लिए यह घातक थी, जिसकी परिणति विश्व युद्ध में देखा गया और जिसमें व्यापक मानवीय हम इस तरह से नहीं लिखा, हम बताएं। बताइए, तुम बता लो। मैं इसको लिखा हूँ, दोनों विश्व युद्ध के बीच क्या क्या हुआ और उससे भविष्य में क्या क्या हुआ, हम उसको लिखे। अच्छा, हम ये लिखे हैं, हम इंट्रोडक्शन में, हम एक बार मेरा सुन लो। हम ये बताएं कि दोनों विश्व युद्ध जो है न केवल गंभीर मानवीय संकट थे, बल्कि मानवीय प्रणाली और लोकतंत्र के समझ भी प्रमुख संकट बन के उभरे। तो पहला भाई बताएं फासीवाद का उदय, मुसोलिनी हिटलर। फिर दूसरा था साम्यवाद का उदय, जैसे रूस चीन में बहुत क्रूरता, चीन में तक भी पहुंचा और अन्य में पहुंचा। फिर जापान में तानाशाही, जिसने लगभग लोकतंत्र को समाप्त करने लगे, वो क्रूरता सबको मारने काटने लगे, रशिया तक। फिर लोकतांत्रिक देशों की विफलता बता दिए, उसमें ये भी दिखा ना लोकतांत्रिक, जैसे वॉल स्ट्रीट संकट आया 1929 का, तो लोकतांत्रिक देश विफल हो गए उस समय और अन्य देश मतलब उभरे। हाँ, तो फिर बताए पांचवा, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी विफल होने लगी, जैसे राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया वो भी विफल हो गया। फिर बताए उपनिवेशों में भी बहुत क्रूरता आधारित शासन किया गया, तो भारत जैसे उपनिवेश में भी लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करके क्रूरता आधारित शासन रखा गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे ये सब विफल रहे। फिर बताएं, हालांकि ऐसा नहीं था कि पूर्ण रूप से लोकतंत्र विफल ही रहा, लोकतंत्र के लिए प्रयास भी खूब किए गए। एक पॉइंट ये भी बताए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था लोकतंत्र पूरी तरह से भी, तो बताया जैसे उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांगे उठी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांगे उठी। फिर दूसरा, अमेरिकी नेतृत्व में विश्व में लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत संघर्ष किए गए, खासतौर पे अमेरिका ने, वो बाद में लाया था, बिल्कुल वो बाद में लाया था, मुनरो डॉक्ट्रिन बाद में आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। फिर होता है नवीन लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी नींव रखी गई, खासतौर पर राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं भी, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं भी उस दौरान बन गई, ठीक है। फिर कंक्लूजन ये दिए कि अंत में जो ये विचारधारा या विचारधारात्मक जो लड़ाई थी, चाहे साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद या लोकतंत्र बनाम साम्यवाद या समाजवाद की जो विचारधारा लड़ाई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध यह शीत युद्ध में परिणित हो गई। हम कंक्लूजन ये थी। हम इसमें थोड़ा पॉइंट बीच में ऐड कर देंगे हैं। जैसे बताएं, एक तो ये कि 9 स्वतंत्र देश हुए, वो उपनिवेशवाद, मतलब इस विश्व युद्ध के बाद 9 स्वतंत्र देश हुए, लेकिन वो उपनिवेशवाद का जो छाप था उससे पूरी तरह से हट नहीं पाए, जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। दूसरा इसमें बताया कि वैचारिकी में पूंजीवाद और समाजवाद का टकराव हुआ, इससे क्या हुआ, हथियारों की होड़ शुरू हो गई, खास करके मध्य लोकतंत्र को क्रूरता से दमन, खास करके मध्य एशिया में, मध्य एशिया संकट जिसको आप देख सकते हैं, इसमें अमेरिका का और रशिया का प्रभाव आप इसको देख। हालांकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा हुआ, हम वही मतलब भविष्य का बता रहे हैं, क्योंकि वो तो आपको बता ही दिए हैं। फिर नए संस्थान भले बने, जैसे UN बना, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, लेकिन इसमें भी देश विशेष का ये, लेकिन हमें फर्स्ट सेकंड के बीच के पॉइंट्स याद है, प्रभाव बता से बना था ना ब्रिटेन वुड्स, लेकिन फिर उसका इम्पैक्ट तो बाद में पड़ गया ना। तो वही तो हम बता रहे हैं कि भले ये मसला विश्व युद्ध का है, लेकिन अभी भी क्या है कि भारत जैसा जो एक लोकतांत्रिक, तो ये कंक्लूजन टाइप का हो गया कि भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश है, उसको भी अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो नहीं हो पाता। कंक्लूजन वाला बता दे कि तुम अभी भी मतलब, हाँ, अब इसके कारण बताए कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, इसकी सबकी अपनी अपनी थ्योरी हो गई। जो जैसा देश है, जैसे अमेरिका के लिए आतंकी परिभाषा, मतलब इसको अगर एलिब्रेट करना चाहे तो लेकिन हमारे पास इतना मतलब क्वेश्चन से हम भटक जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब हिंट मैं इसमें डालूंगा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद या विस्थापन जैसे मुद्दों की जो है वो देश विशेष की परिभाषा, देश विशेष की वैचारिकी पे आधारित होगी, न कि लोकतांत्रिक पे आधारित होगी। इसकी भी बीच कहीं न कहीं आपको विश्व युद्ध में दिखती है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, इस वाले भाव से आप बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आज का डिस्कशन यही क्वेश्चन, इसका आंसर वही है हमारे ख्याल से सही रहेगा कि जो बताया गया पहले की क्यों कैसे कैसे अलोकतांत्रिक घटनाएं
नाजीवाद फासीवाद का हो गए, जापान में तानाशाह का वो, ठीक है, फिर विश्व में, और फिर एक जैसे हथियारों की होड़, ठीक है, बहुत हथियारों बढ़िया की पॉइंट होड़ हो गई, बताया, हाँ, हथियारों जिसने की होड़ लोकतंत्र हो को गई। दमन किया। हाँ, जहाँ बिना शांति के लोकतंत्र नहीं आ सकता है, ऐसे लिख सकते थे, हथियारों की होड़। उसके बाद फिर वॉल स्ट्रीट संकट उसके बाद जरूर फिर बताना। जो लोकतांत्रिक देशों की असफलता थी, ग्रेट वो रिसेशन था, हाँ। वॉल स्ट्रीट संकट, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विफलता, लीग ऑफ नेशन के रूप में, इसको ठीक एक है चीज ना। और बता सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक देशों में उसमें कौन था? अमेरिका ही प्रमुख देश था, अमेरिका, यूके, यूके, ये भी लोग असफल हुए। अमेरिका इस मायने में असफल हुआ कि वहां पे भी मतलब 1945 के बाद ही आपको ये फंड, मतलब महिलाओं का अधिकार और ये सब का अधिकार। लेकिन हम लोग को बात करनी है 19 से 45 के बीच की, उसके बाद की बात तुम एक दो पॉइंट में बता सकते हो कि दूरगामी प्रभाव हुए। नहीं तो वही तो बता रहे, जैसे हम लोग एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनसे विश्व युद्ध के कारण ही महिलाओं को अधिकार मिले। तुम्हारी बात सही है, नहीं, बात जैसे समझना। इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन की राज डिमांड प्रणाली नहीं है। के लिए उस क्वेश्चन समय- पढ़ो वापस। नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव वे में बता सकते हैं कि महिलाओं का अधिकार अमेरिका जैसे- एक पॉइंट दोगे ना, हाँ। कंक्लूजन में दोगे तो Conclusion कोई में- भी एक पॉइंट दोगे ना भाई, सारा थोड़ा देखो। नहीं, सारा नहीं, हाँ। जैसे वो एनसीईआरटी में लोग पढ़ते हैं तो नहीं बताता है कि महिलाएं पुरुषों की जगह काम करने लगी, क्योंकि युद्ध में पुरुष जाते थे, महिलाएं खाली हो गई, तो अब ये लगा कि सरकार को कि महिलाएं भी पुरुष की जगह काम कर सकती हैं, इस पॉइंट को तुम किसमें बता सकते हो फिर? पॉजिटिव वे में। तो ये बता सकते हो लोकतंत्र की मांगे उठी, हाँ, वो वाले ऐसा हेडिंग में भी वही तरह कि लोकतंत्र पूरी तरह से विफल नहीं रहा, लोकतंत्र बल्कि उसके पॉजिटिव लोकतांत्रिक, हाँ। फंडामेंटल राइट्स मिले, यहाँ पे बता सकते हो बिल्कुल। हाँ, वही बोल रहे हैं। FR महिलाओं को भी मतलब, या आप कह सकते हो वंचित वर्ग भी मुख्य धारा में आए, हाँ। वंचित वर्ग भी मुख्य धारा में आए, या भागीदारी बढ़ी। लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता भागीदारी बढ़ी देशों में, खासतौर पर पश्चिमी देशों में। तो एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हो कि लोकतंत्र के लिए मांगे उठी उसमें भी, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त, ठीक है। फिर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा रहा। सभी को जय हिंद जय भारत, किसने और सारे फिर आंसर एक चीज लिखे ये भी कर सकते हैं, अगर जैसे डिस्कशन के बाद लोगों को लग रहा हो कि जैसे कुछ पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, तो आप कमेंट में में बता डाल सकते सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। हम लोग उसको जरूर हाँ। देखेंगे।